वेलकम टू ड्रीम करियर्स प्रेजेंट ड्रीम करियर शो। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो एक फेमस कॉमेडियन के ऊपर है। जैसे कि एक मैच मुझे याद है। मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ देखने में। कैसे? पता नहीं क्यों मुझे भोलेनाथ से ऐसा लगता है कि मेरा अपना तो जैसा लगता है सर, जैसे जो कॉमेडियन का जो रोल रहता है। कि आप समाज को एक मैसेज तो दें अपने कला के माध्यम से, अपने सिनेमा के माध्यम से। वो जिम्मेदारी भी है हम लोगों की। वेलकम टू ड्रीम करियर्स प्रेजेंट ड्रीम करियर शो। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो एक फेमस कॉमेडियन के ऊपर है। नाम है संजय महानंद सर, जो कि बहुत सारे छत्तीसगढ़ी मूवी और भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं सिनेमा इंडस्ट्री को संजय सर के नज़रिए से। कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ। कैसे चल रहा है सर आजकल आपका काम? अच्छा चल रहा है, भोलेनाथ की कृपा है। ऐसे भोले मात को मानते हैं लग रहा है सर आप पहले। हाँ, सब उन्हीं की कृपा से चल रहा है। सबसे पहले सर तो हमारे ड्रीम करियर शो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपको ये जानना चाहूँगा सर, जैसे कि हर किसी एक सपना होता है कुछ ना कुछ बनने का जीवन में। किसी को बिजनेसमैन, किसी को एक्टर्स, किसी को और कुछ चीज़ में इन्वॉल्व रहता है। तो आपका जो एक्टर जो लाइफ है, जो एक सोच रहता है, वो कब से था और कौन से एज में था आपका? मैं सच कहूँ तो मैं क्लास 3 या 4 में था। तब से दिमाग में चल रहा था कि कुछ ऐसा करना है जिससे मैं मेरे इस जन्म का सही उपयोग हो। मैं अगर इस दुनिया से जाऊं तो भी मैं जीवित रहूं। ओके। तब से दिमाग में चल रहा था। उस वक्त सोचा नहीं था कि मैं आर्ट में आऊँगा, अच्छा। एक्टिंग करूँगा, एक्टर बनूँगा, तब तक नहीं सोचा था। और जैसे कि एक मैच मुझे याद है। मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ देखने में। खिलाड़ी फुटबॉलर बहुत अच्छा हूँ। लेकिन क्रिकेट देखते देखते एक दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच था और सचिन तेंदुलकर उस मैच में 115 रन बनाए थे। अच्छा। और शायद 315 का टारगेट था। ऑडी मैच तक है सर? हाँ, वनडे वनडे मैच था और टीवी में देख रहे थे हम। तो सचिन की जो पब्लिसिटी वो था, स्टारडम, और बीच बीच में अमिताभ बच्चन जी का ऐड आता था। और अमित जी का हम शुरू से फ़ैन रहे हैं, सिनेमा देखते थे। तो मुझे पता नहीं कि क्लिक हुआ कि ये दो व्यक्ति जो हैं अपने जीवन का सदुपयोग किए। ये अपने अपने क्षेत्र में जो कर दिए हैं, ये मरने के बाद भी ये जीवित रहेंगी, याद करते रहेंगे फैंस याद उसके। करते रहेंगे। ये इनका जीवन व्यर्थ नहीं गया। तो मुझे भी कुछ ऐसा करना है कि मैं भी मरने के बाद लोगों के जहन में इस दुनिया में जीवित रहूं। एक छाप रहना चाहिए कि कल के कुछ यादें पल जो लोगों के लिए काम आ सके। और फिर हम जो करें वो लोगों के भी काम आए और हम जीवित रहें, कुछ ऐसा काम करें, सत्कर्म करें। तो जैसा आप सोचते हैं, कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक शब्द है कि भाई आप जो इस ब्रह्मांड में देंगे, लोग मानते भी है सर चीज़ लोग को। मानते हैं, ब्रह्मांड आपको वापस देता है वो। तो आप जो सोचेंगे, अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो आप नेगेटिव नेगेटिव हो होगा। जाएंगे, जो आप मान के चलेंगे सर तो आपके साथ बीतेगा। तो जो मैंने सोचा, ईश्वर ने मुझे एक दिशा दिया, अच्छे अच्छे लोगों का सत्संगत दिया, अच्छे गुरु मिले, बचपन से गाने का शौक़ रहा, तो मैं सिंगिंग की तरफ गया। थिएटर में गया तो ठोक पीट के अभिनेता बना दिया गया, पर सोचे नहीं थे कि ये कैरियर हो जाएगा। तो ये तब से ही चलता रहा। सर, आप जैसे कि आप सिनेमा में आप भोजपुरी और सीजी फिल्म दोनों में काम किए हैं, तो इसके बारे में कुछ डिफरेंस बता सकते हैं सर? डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। सिनेमा तो मेकिंग एक जैसा ही है। हमारी इंडस्ट्री 22 वर्षों की, 24 वर्षों की इंडस्ट्री है। 2000 जब राज्य बना हमारा, हालांकि उससे पहले हम अगर घर द्वार और कई देवे संदेश को गिने तो पुरानी है, लेकिन वो उसमें निरंतरता नहीं थी। 2 फिल्म बनने के बाद एक ब्रेक आया, लंबा ब्रेक आया, और शायद वो 74 और 75 की फिल्म है। लेकिन उसके बाद एक ब्रेक आया और 2000 जब हमारा राज्य बना तो 6 भैया फिल्म से हमारी फिल्म इंडस्ट्री बननी शुरू हुई। तो 24 वर्षों में हम जिस जगह में हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हिंदी सिनेमा के पैरेलल इंडस्ट्री है। तो हम समय के हिसाब से उनसे ज़रूर पीछे हैं, लेकिन तकनीकी रूप से हम बिल्कुल कमतर नहीं हैं। और कलाकार हमारे यहाँ बहुत बेहतर हैं, और कंटेंट वाइज हम लोग बहुत अलग अलग कंटेंट में काम कर रहे हैं, हम रिस्क ले रहे हैं। हमारे लिए फिल्म इंडस्ट्री, देखिए, कोई भी पैसा इन्वेस्ट करता है तो चाहता है कि उसका रिकवरी हो। हर तो कोई का मन में संकट कि अगर रहता है, कहीं भी इन्वेस्ट करो तो वहाँ से इनकम आना चाहिए। इनकम आना चाहिए। तो सिनेमा में जो पैसा लगा रहे हैं, रिकवरी तो मायने रखता है,
लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे निर्देशक निर्माता हैं जो रिस्क लेते हैं और अलग अलग कंटेंट में काम कर रहे हैं, जिसमें मालूम है कि जैसे भूलन जैसी फिल्म, हमको पता है कि ये फार्मूला फिल्म नहीं है, कमर्शियल तो है लेकिन फार्मूला नहीं है, इसका रिस्क है, फिर भी हम रिस्क ले रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों में अभी ये चीज़ नहीं देखने को मिल रहा है। वहाँ टोटल बाजारीकरण हो चुका है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, और टोटल उनका ये उद्देश्य है कि मैं अगर 10 रुपये लगा रहा हूँ तो मुझे 15 रुपये मिलना चाहिए, उसके लिए मुझे शाम दाम दंडवत जो भी करना हो करेंगे। तो क्रिएटिविटी थोड़ी ख़त्म हो रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में, और हम लोग 24 वर्षों में दिन ब दिन अपग्रेड हो रहे हैं। आज हमारे यहाँ हम लोग सच कहें तो पहली फिल्म हमारी छैया बुइयाँ बनी, 16 सिनेमा में बनी, उसका जो रील 16 फॉर्मेट में हुआ था, फिर 35 उसको वो किया था, और फिर उसके बाद कुछ फिल्में और बनी 35 में। लेकिन फिर लगा कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि हमारे यहाँ छोटी सी इंडस्ट्री है, दायरा छोटा है, सेंटर कम है, टॉकीज कम है, दर्शक हमारे कम है। भोजपुरी इंडस्ट्री के दर्शक बहुत हैं। वहाँ थिएटर का भी तो अंतर है ना सर, मेरे ख्याल से यहाँ सीजी में थिएटर की कमी है। वहाँ एक जगह में, एक सेंटर में 300 थिएटर है। जैसे आप अगर सिर्फ बिहार में जाएंगे, यूपी में जाएंगे, तो यूपी और बिहार में ही आपको 300 साढ़े 300 थिएटर मिल जाएंगे। अब उनका सेंटर है यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, बहुत बड़ी मॉरिशस है ना। हमारी इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ में सीमित है, ज़्यादा से ज़्यादा हम नागपुर तक जाते हैं। उसमें भी हमारी जो छत्तीसगढ़ है वो हिंदी भाषी क्षेत्र है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं आज तक छत्तीसगढ़ी फिल्म देखे ही नहीं। उसमें सोचना होता है कि हमको पैसा कैसे निकलेगा। उसके बावजूद हम लोग दिन ब दिन अपग्रेड हो रहे हैं। हमने डिजिटल से शुरुआत की, आज छोटे छोटे कैमरे से हम लोग PD70 से हम लोगों ने शुरुआत की, कैमरा का बता रहा हूँ लैंग्वेज। आज हम रेड पे आए हैं, फिर एरी पे काम कर रहे हैं। तकनीकी रूप से हम बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। कलाकार हमारे बहुत मंजे हुए हैं, निर्देशक हमारे हैं अच्छे अच्छे आ रहे हैं, और कंटेंट के रूप में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट आ रहे हैं लेके। तो बहुत डिफरेंस है इस मामले में कि हम दिन ब दिन अपग्रेड हो रहे हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री जो है एक जगह जाके ठहर गई है, जबकि बहुत बड़ी सब कुछ साधन सब कुछ है, लेकिन सोच जो है उनकी ठहर गई है। जैसे कि सभी से आपको कॉमेडी एक्टर मतलब कैरेक्टर से जाने जाते हैं, मेरा कहना है आपको अगर कोई सीरियस कैरेक्टर दे दिया जाए उसमें आप कैसे करेंगे? अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको कैसा लग रहा है? अभी तो सर मुझे सीरियस कैरेक्टर लग रहा है आपके साथ। तो मैं व्यक्तिगत रूप से थोड़ा गंभीर हूँ, है ना, क्योंकि परवरिश हमारी थिएटर की है, और मेरे पिताजी खुद कलाकार थे, और हमारे घर का माहौल ही कलाकारी वाला था, और थिएटर का हूँ तो थोड़ी गंभीरता है, और चीज़ों को थोड़ी गंभीरता से सोचता हूँ। हाँ, कॉमेडी करता इसलिए हूँ कि वो 9 रसों में एक रस हास्य रस भी है। अच्छा, तो मुझे लगा कि हास्य रस में मैं फिट बैठता हूँ, तो उस वक्त मैंने हास्य रस को चुना, और लोग पसंद किए और करते आ रहे हैं। लेकिन मैं अलग अलग किरदारों को भी करने में भरोसा रखता हूँ, और मुझे मज़ा आता है, क्योंकि एक एक्टर जब तक वर्सटाइल ना हो और उसकी वर्सटाइलिटी सामने ना आए, तो वो ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ी कसमसाहट रहती है, और मुझे बहुत मज़ा आता है अलग अलग तरह का कैरेक्टर करने में। अभी लास्ट फिल्म मैंने किया था माया 3, उसमें मैंने नेगेटिव कैरेक्टर किया था, और मुझे बहुत मज़ा आया था। किन्हीं कारणों से वो फिल्म नहीं चल पाई, लेकिन अलग अलग कैरेक्टर अगर मुझे आगे भी मिलेगा तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा। और अभी आने वाले मेरी बहुत सारी फिल्मों में आपको अलग अलग कैरेक्टर दिखने वाला है। छत्तीसगढ़ी फिल्म को ज़रूर देखिए, क्योंकि आप देखेंगे तो हमको ऊर्जा मिलेगी, और हम और अच्छा अच्छा कंटेंट, अच्छी अच्छी फिल्म आपके लिए लाएंगे। मेरी एक फ़िल्म आने वाली है जवानी जिंदाबाद जी। उस फिल्म में संजय महानंद जो कॉमेडियन के रूप में जो लोग जानते हैं, संजय महानंद उसमें बिल्कुल अलग लगेगा। एक संजीदा संवेदनशील किरदार है वो, और लोगों को एक अलग रस, एक अलग अनुभूति में दे के जाऊँगा। जी। जवानी जिंदाबाद है वो कैरेक्टर, तो वो कॉमेडी से बिल्कुल विपरीत कैरेक्टर है। तो ऐसा मेरा प्रयास जारी है, और आगे मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में और भी लोग हैं, तो उम्मीद है कि और आगे भी और अच्छा अच्छा कैरेक्टर करते रहेंगे। जैसे ऐसा आपने एक चीज़ बोला सर कि अभी एक स्क्रिप्ट आप पढ़ के आए हैं, तो फिल्म बननी कैसे चाहिए? एक एंटरटेनमेंट ही बननी चाहिए, या उसमें उद्देश्य रहना चाहिए और कुछ उसमें एडिशनल रहना चाहिए? नहीं, सिनेमा देखिए, हर तरह की सिनेमा बनती है, और हर तरह का सिनेमा बनना भी चाहिए। अगर हम सोचेंगे सिर्फ फार्मूला फिल्म बने तो हम भी सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री जैसे हो जाएंगे।
तो मैंने बताया ना कि हम कंटेंट लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं, अलग अलग रिस्क ले रहे हैं लोग, और वैसी फिल्म को भी पसंद कर रहे हैं लोग। तो जब तक हम अलग अलग तरह की फिल्में नहीं लाएंगे, प्रयोगात्मक सिनेमा नहीं लाएंगे, और मैसेज भी होना चाहिए और धरातल की चीज़ें होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री के लिए भला होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ फार्मूला फिल्म पे हम अगर डिपेंड रहेंगे, और मुझे लगता है कि आप अगर इस क्षेत्र में हैं, आप अगर एक आर्टिस्ट हैं, तो एक आर्टिस्ट होने के नाते आर्टिस्ट का एक कर्तव्य भी है और एक जिम्मेदारी भी है कि आप समाज को एक मैसेज तो दें अपने कला के माध्यम से, अपने सिनेमा के माध्यम से। वो जिम्मेदारी भी है हम लोगों की। तो मनोरंजन तो है, और फार्मूला फिल्में चलती रहेंगी हमेशा, वो आपको बिजनेस और व्यापार भी देता रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ जब अगर हम समाज की गतिविधियों को, समाज की चीज़ों को, समाज में क्या घटित हो रही है चीज़ें, और समाज के में जो भी कुरीतियाँ हैं या फिर जो अच्छाई हैं, उसको सामने लाने का भी जिम्मेदारी हम लोगों की है। तो एक कलाकार होने के नाते मैं तो सारे लोगों से कहूँगा कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, एंटरटेनमेंट से चलता ज़रूर है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को मनोरंजन के साथ साथ एक संदेश भी दें। सर, जैसे जो कॉमेडियन का जो रोल रहता है वो सिनेमा में किस नज़रिए से आपको देखते हैं, उसको समझाइए थोड़ा। देखिए, कॉमेडियन की भूमिका तो शुरू से ही बहुत ही महत्वपूर्ण रही है ना। और कॉमेडी का योगदान सिनेमा में शुरू से लेकर आज तक बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आप देखिएगा कि चार्ली चैपलिन से बड़ा कोई एक्टर हुआ है क्या? लेकिन चार्ली चैपलिन का कोई कार्ड नहीं है जो बिना संवाद के आपको हंसाता रहा है जीवन भर। उससे बड़ा एक्टर मैं मानता नहीं किसी को। बहुत सारे एक्टर हुए हैं, है ना। तो हाँ, इस बात का दुख जरूर है कि आज के समय में कॉमेडियन को अंडरस्टिमेट किया जाता है। चाहे वो कितना भी बड़ा, कितना भी अच्छा पॉलिश्ड एक्टर हो, लेकिन अगर वो कॉमेडियन है तो उसको कमतर आंकते हैं बनिस्बत उस एक्टर के जो अगर विलन है या हीरो ही क्यों ना हो। लेकिन अगर वो कमतर है तो क्योंकि एक छवि है कि भाई विलन है, और क्योंकि एक छवि है भाई हीरो है, कमतर भी है, तो वो आप देखेंगे आज के समय में बहुत सारे लोग टैग लगा के घूमते रहते हैं, सुपरस्टार जी। विलन, सुपरस्टार हीरो। लेकिन कॉमेडियन को थोड़ा सा सम्मान कम दिया जाता है, जबकि सिनेमा में कॉमेडियन का बहुत बड़ा योगदान होता है। मुझे ऐसा और लगता भी है सर कि बिना कॉमेडियन के तो मूवी बनी भी नहीं सकती। नहीं नहीं, मतलब बन तो सकती है, अलग अलग जॉनर की फिल्में बन रही है ना। अब अगर किसी फिल्म में कॉमेडी की आवश्यकता ही नहीं है तो उसमें कैसा कर लीजिएगा। लेकिन एक अच्छी फिल्म, एक मनोरंजन फिल्म के लिए आपको हास्य का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। पारिवारिक फिल्म में तो सर कॉमेडी तो मस्ट इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल चाहिए। और आज के समय में जब आदमी इतनी सारी चीजों में उलझा हुआ है, तनाव से ग्रसित है, तो कॉमेडी ही है जो आपको उस तनाव से थोड़ी राहत दिलाता है। जी। तो आज के समय में बल्कि कॉमेडियन को ज्यादा महत्व देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। जो कि मुझे लगता है कि मैंने बहुत फेस किया है। जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं गया हूँ, यहाँ भी काम करता हूँ, मैंने देखा है कि वो विलन जो है अगर बहुत कमतर भी है, लेकिन वो विलन है तो वो उसके लिए अच्छा विलन आया भाई, एक्टर है। जबकि वो एक्टर नहीं होता बहुत अच्छा, जी। लेकिन उसको एक्टर माना जाता है। लेकिन कॉमेडियन अगर कॉमेडी कर रहा है, वो तो कॉमेडियन है, बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन वो कॉमेडियन है ना। तो ये जो मानसिकता है ये बदलनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे चीजें, लोगों की मानसिकता बदलेगी, बदल अच्छा। भी रही है, क्योंकि आज हमको सम्मान भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने फेस किया है शुरुआत में कि कॉमेडियन मतलब दुयम दर्जा का कलाकार। तो ये चीजें बदल रही है, नजरिया बदल रहा है लोगों का। और भी जो लोग हैं, मतलब मैं दुआ करूंगा कि उनकी उनका नजरिया भी जी। बदले। एक और चीज़ सर जो बहुत टाइम से आप पे सोच रहा था मैं, जैसे कि जैसे आप एक कॉमेडियन हैं तो आपको किस एक्टर और डायरेक्टर के साथ काम करने में मज़ा आता है? मुझे सभी डायरेक्टर के साथ काम करने में मजा आता है। ऐसा कोई डायरेक्टर जो जैसे कोई हीरो हो सके जो भी ऐसा आप लाइफ में, आपने न्यूज़ में बोला था कि मुझे पवन सिंह के साथ आप मुझे काम करने में मज़ा नहीं आया। अब वो बारात गई, बात गई, जो बीती, जो बात गई उसको छोड़ दीजिए, जो आया है ना। ऐसा क्या? तो ये समझ लीजिए कि मुझे जो टीम वर्क के साथ काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, मेहनत करता है, अपने कैरेक्टर को लेके डिस्कशन करते हैं, और जो डूबा हुआ रहता है, लगन जी। से काम करता है, जी। टाइम से आता है, टाइम से जी। जाता है, टाइम बर्बाद नहीं करता। तो मुझे ऐसे कलाकार, ऐसे टेक्नीशियन बहुत अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं। और
अभी न्यू जनरेशन में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ऐसा क्या? अभी हमारे एक मित्र हैं नमित। जी जी जी। नमित पीओपी है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जी जी। मैं चाहूंगा कि वो जल्द से जल्द डायरेक्टर बने, ताकि उसके डायरेक्शन में मुझे काम करने का अवसर मिले। सर जैसे कि हम सभी मनोरंजन के लिए कोई मूवी देखता है, कोई रील्स देख रहे हैं, हर हर कुछ न कुछ मनोरंजन के लिए है। बट आप जैसे सिनेमा और रंगमंच में क्या अंतर समझा सकते हैं? या सिनेमा और रंगमंच में अंतर। हम्म, वाह, बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि मैं रंगमंच का कलाकार हूँ, और एक कलाकार होने के नाते जो मैंने अनुभव किया है, और ये फैक्ट भी है कि रंगमंच जो है वो एक्चुअली पाठशाला है, जी विद्यालय है, जहाँ से आप सीखते हैं, शिक्षित होते हैं, एबीसीडी सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जब शिक्षित होने के बाद क्या करता है आदमी? जॉब करता है, कहीं जाता है, कहीं सेट होता है। तो सिनेमा जो है वो सेट होने वाला जगह है, जी जहाँ आप सीख कर आते हैं और अपने सीखी हुई चीजों का प्रदर्शन करते हैं। और रंगमंच जो है वो अभिनेता का माध्यम है, जी अभिनेता का फील्ड है। क्योंकि रंगमंच में हम एक प्ले करने के लिए बहुत तैयारी करते हैं, रिहर्सल करते हैं, महीनों रिहर्सल करते हैं, तब तक वो निर्देशन के हाथ में होता है, निर्देशक के हाथ में होता है। लेकिन जैसे ही हम परफॉर्मेंस करते हैं, प्ले ऑन होता है थिएटर में, तब वो एक्टर का हो जाता है। तो रंगमंच जो है वो एक्टर का हो गया, और सिनेमा जो है वो टोटल डायरेक्टर का फील्ड है। क्योंकि आपको लास्ट तक डायरेक्टर को ही डायरेक्टर के ही मार्गदर्शन में चलना है, और आप उनसे उनके विपरीत नहीं जा सकते। अगर आप विपरीत गए तो शायद डायरेक्टर रोकेगा ही, और जैसा वो चाहते हैं आपको उन्हीं के हिसाब से चलना हो। और फिल्म के प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन रिलीजिंग तक उस विधा को, उस चीज को डायरेक्टर जीता है। जी तो सिनेमा जब विधायक डायरेक्टर का क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र है, और रंगमंच में अभिनेता होता है। तो ये फर्क है। मैं सबसे कहूँगा कि रंगमंच जो है सबको करना चाहिए एज ए कलाकार। और टेक्नीशियन भी, आप अगर टेक्निकल भी अगर आप स्ट्रांग होते हैं तो आपको सिनेमा में सपोर्ट मिलता है। रंगमंच आपको शुरू से सिखाता है, मैंने कहा ना कि जी वो पाठशाला है। होनहार के यहाँ से आपको अभिनय भी सिखाएगा, आपको बैक स्टेज भी सिखाएगा, मेकअप भी है, लाइटिंग है। हम लाइटिंग लेने का हमको ज्ञान रंगमंच से आया, जो कि हमको सिनेमा में काम आता है। तो ये विशेष फर्क है। और एक चीज़ मैं बहुत सुना भी हूँ आपके बारे में, आप योगा को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भाई सेहत है तो सब है। स्वास्थ्य अच्छा है, शरीर आपका साथ दे रहा है। जब तक शरीर साथ दे रहा है तब तक ही आप चल रहे हैं। जी ये शरीर तो है ना, मशीन है। और इस मशीन को आप जितना स्ट्रांग रखेंगे, जितना टनाटन रखेंगे, उतना आप काम करते रहेंगे, चलते रहेंगे। अभी कोविड ने यही सिखाया ना हम लोगों को। जी जी कोविड ने आया और सीधा आपको बता दिया है कि आपका हेल्थ है तो सब कुछ है। आप जागरूक रहिए, आप खाने पीने पे ध्यान दीजिए, आप स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रहिए, आप एक्सरसाइज करिए, फिट रहिए। और जितने लोगों ने एक्सरसाइज किया, फिट रहे हैं, वो लोग जीवित रहे। और तो उस वक्त भी आप देखे होंगे योगा का, फिजिकल एक्टिविटीज का, एक्सरसाइज का क्या इंपॉर्टेंस है, हमको वो समय भी बताया है। तो मैं तो सारे यूथ से कहता और हूँ परिवार में कैसे रहना ये भी सिखा दिया सर ये एक भी प्रकार सीखा। से। क्योंकि लोग तो रहते भी नहीं थे घर में आज की डेट में, आज ऐसा हो चुका है कि लोग बिना परिवार के जाते भी नहीं हैं। हाँ, तो समय बदलता है। सर जैसे कि सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ आपके बारे में कुछ कुछ, आप भोलेनाथ में बहुत आस्था रखते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए सर। ये तो आस्था की बात है। तो मेरी आस्था है उन पे, और मैं बहुत मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में उनका योगदान बहुत है। क्योंकि हम कलाकार हैं, तो कलाकारों के लिए रंगदेव हमारे आराध्य होते हैं, नटराज हमारे आराध्य हैं। जी भोलेनाथ के ये एक स्वरूप है। और सिर्फ रंगदेव, रंगराज, नटराज ही नहीं, मतलब आप चाहे श्री कृष्ण कहिए, श्री राम कहिए, श्री हनुमान कहिए, है तो सब एक ही। अब आपके ऊपर है कि आप किसको लेके चलते हैं। मेरी आस्था भोलेनाथ पे है, मैं मानता सब पे हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे भोलेनाथ से ऐसा लगता है कि मेरा अपना तो जैसा लगता है। तो मैं जब भी तकलीफ में होता हूँ तो मुझे भोलेनाथ ऐसा लगता है कि मुझे आके संबंध बना देंगे, और मेरे पीछे हैं वो हमेशा। बहुत ऐसी ऐसी परिस्थितियां भी आई हैं जब लगता था कि मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा, और मुझे हो सकता है कि कुछ दुकान उकान खोल के काम ऐसा मतलब चेंजेस करना पड़ जाता है वहाँ से। पड़ सकता था, ऐसा लग रहा था एक समय। ऐसा दौर आप आए हैं सर आपके साथ? हाँ, तो लेकिन मुझे भोलेनाथ पे भरोसा था
कि वो कुछ ना कुछ रास्ता बनाएंगे, और उन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया, मेरे मेरे भरोसे को। और यहाँ से जब निकल के मैं मुंबई गया, तो मुंबई जाने के बाद मैंने शून्य से शुरुआत की। जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ में पहले जब काम कर रहा था, माया जैसी सुपरहिट फिल्म, मेरा एक एल्बम टमड़ाओ लोगे इतना हिट हुआ था, और जी बहुत जी। सारी फिल्में। माया जैसी फिल्म हिट होने के बाद भी मेरे पास काम की थोड़ी कमी आई। तब मैंने डिसाइड किया, भोलेनाथ अब मैं जा रहा हूँ। और स्टार्टअप भी मिल गया था वो माया से, रेमटा रेमटा करके। लेकिन उस स्टार्टअप को भी मैंने झोले में बंद किया और भोलेनाथ पे आस्था रख के निकल गया मुंबई। और वहां जाने के बाद उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज छत्तीसगढ़ का एक कलाकार को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इतना मान सम्मान और प्यार मिलता है। आज वहां भी एक ईश्वर की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है कि जिस तरीके से मैं यहाँ माया फिल्म करके रेमटा के नाम से प्रचलित हुआ था, वहाँ लोग मुझे गोधना के नाम से जानते हैं। जी और वहाँ देखते देखते मैं कब 60 और 70 फिल्में कर लिया। तो भोलेनाथ ने मुझे कभी निराश नहीं किया। चाहे नाम के क्षेत्र में कहो तो बहुत नाम मिला, बहुत सम्मान मिला। तो मुझे, मेरी आस्था हमेशा रहेगी, और मुझे लगता है कि मेरे हर कार्य में उन्हीं का योगदान होता है, हम तो कुछ नहीं। आज सीजी इंडस्ट्री जो है वो हर कोई सोचता है कि मैं एक्टर बनूं, तो उस बिगिनर के लिए आने के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? अजीब समय आ गया है, और आज के समय में लोगों में पेशेंस नहीं, जी है ना। तो आज शॉर्ट का जमाना आ गया है, रील का जमाना आ गया है। 2 मिनट में, 30 सेकंड में लोगों को आदत पड़ गई है स्टारडम पाने की। जी और कुछ लोगों को मिला भी है। कुछ लोग छोटे छोटे वीडियोज या छोटे छोटे शॉर्ट करके भी उनका एक ग्रुप बना है, वो स्टारडम ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन मापदंड वो नहीं है, उसी को आप वो अंडरलाइन मत करिए। जी आपको परिश्रम ही है, आपकी शिक्षा ही है। मैंने कहा ना कि आपको पाठशाला जाना हो, आपको अगर कलेक्टर बनना है तो डायरेक्ट आप कलेक्टर नहीं बन सकते, जी है ना। तो आपको पहले पहली कक्षा में दाखिला लेना होगा, दूसरी तीसरी चौथी, फिर 12वीं करके फिर आपको कॉलेज में दाखिला लेना होगा। तो प्रोसेस है। उसी प्रकार आपको अगर अभिनेता भी बनना है तो आपको शिक्षा लेना पड़ेगा विधिवत। आप अपने अगल बगल रंगमंच पे जाइए, रंगमंच में अपना समय दें, जिस विधा में भी आपकी रुचि हो, चाहे अभिनय के क्षेत्र में हो, निर्देशन के में हो, कैमरा डीओपी बनना है आपको, लाइव बहुत अपॉर्चुनिटी है। बट कुछ लोग सर जिस रील से ही फेमस हो जा रहे हैं उससे भी लोग एक्टर बन जा रहे हैं, एल्बम से बनना चालू कर रहे हैं। चीजें हैं, आपको क्षणिक भर का तो स्टार्टअप तो दे सकता है, जी लेकिन आपको लॉन्ग टर्म नहीं देगा ये। आपको लंबे समय तक ये आपकी ये जो स्टार्टअप है ये बरकरार नहीं रहने वाली। आपको अगर लंबे समय तक आपको प्रसिद्धि पानी है, नाम पाना है, जी तो आपको रोड लेवल पे काम करना होगा, जमीनी स्तर पे काम करना होगा, और वो शुरुआत होती है रंगमंच से। जी झाड़ू लगाने से आपको शुरुआत करना होगा, और अच्छे लोगों को अच्छी सिनेमा, अच्छे नाटक सब देखना होगा, और सीखना होगा। सीख कर आई तभी आप सफल हो, वरना जी। रील करके भी लोग स्टार्टअप पा रहे हैं, शॉर्ट करके भी स्टार्टअप पा रहे हैं, यूट्यूब करके भी स्टार्टअप पा रहे हैं। तो आज की डेट में सर ऐसा हो चुका है, लोग शॉर्ट टर्म में ज़्यादा विश्वास करते हैं, लॉन्ग टर्म कोई नहीं करना चाह रहे हैं। पहले ज़माना आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, बट आज की डेट में ऐसा है कि कोई रील्स फेमस हो गया तो कोई स्टार बन गया। आप किसी चीज को ईमानदारी से करते हो ना, तो वो आपको आपके घर भी चलाता है, जी रोजी रोटी भी आपको प्रदान करता है। लेकिन मैं सच कहूँ, कला जो है ना, वो पागलपन का काम है, जी जुनून का काम। आप अगर शुरू से सोचेंगे कि मुझे बिजनेस करना है, तो भैया माफ करना, ये क्षेत्र नहीं है। आपको अगर पैसा ही कमाना है तो जाके फिर परचून की दुकान खोली, हम्म जमीन का धंधा करी, तो आपको बहुत पैसा मिलेगा, तुरंत मिलेगा। ये तपस्या का जगह है, यहाँ आपको तपस्या करनी होगी कि इस क्षेत्र में आप तभी आइए बाबू। अगर आप खुद को बर्बाद करने का मादा रखते हैं तो आइए इस क्षेत्र में, आपका स्वागत है। कैसा लगा सर हमारे ड्रीम करियर शो में आपको आके? बहुत अच्छा लगा, और मतलब थोड़ा सा अलग एक अनुभव हुआ कि अब तक हम जितने भी पॉडकास्ट करते हैं या जी इंटरव्यू देते हैं, जी जी तो बड़ा अलग होता है। इसका यहाँ का थोड़ा अनुभव अलग रहा और बहुत मजा लगा। तो जैसे कि आपका नाम है ड्रीम करियर, तो मैं सारे लोगों से कहूँगा, सपने देखिए, सपने पूरे होते हैं। जी सपने देखना जरूरी है, बिना सपने देखे सपने पूरे नहीं होंगे। जी। ड्रीम है तभी करिए। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद सर आपको यहाँ आने का। और ये हमारे ड्रीम करियर शो की तरफ से आपके लिए है सर ये रामायण भागवत गीता। ओह,
थैंक यू वेरी मच। ये मेरा अब तक का सबसे अनमोल उपहार है। क्योंकि अभी हाल ही में मैंने अपने बेटे को भगवत गीता मैंने वो गिफ्ट किया था। आज मुझे आप गिफ्ट कर रहे हैं, हृदय से आभार आपका। थैंक यू।